रजिया, रजिया कहाँ हो तुम? अगर मेरा खाना बांध दिया हो तो जल्दी से ले आओ, नहीं तो जरा सी भी देर हो गई तो मेरा वो खड़ूस मालिक मुझे खूब खरी खोटी सुनाएगा। जी बस 2 मिनट, अभी लाई। 2 मिनट? अरे मैगी बना रही हो क्या जो 2 मिनट कह रही हो? तुम भी ना बस सारा दिन मजाक ही सोचता रहता है। ये लो खाना, और हाँ शाम को जल्दी घर आ जाना। अरे ठीक है मेरी माँ, लेकिन पहले जाने तो दो। हाँ तो जाइए ना, किसने बांध कर रखा है आपको? तुम्हारे प्यार ने, और किसने? हटिए जी, हर वक्त मजाक ही सूझता है आपको। अच्छा 2 महीने बाद बकरीद आने वाली है। बच्चियों का बड़ा मन है कि वो अच्छे से ईद मनाए, उनके लिए नए कपड़े भी बनवाने हैं। हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी जो छोटा बकरा हमने पिछले साल बकरीद के लिए खरीदा है, मालिक से पैसे उधार लेकर, तो उसका कर्ज भी तो चुकाना बाकी है अभी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी तनख्वाह में ये सब कैसे होगा। तभी वहाँ उनके दोनों बच्चे भी अपने बकरे के साथ आ जाते हैं। अम्मी अब्बू देखो ना, अब भी मुझे बादशाह को ये घास खिलाने नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, मैं घास खिलाऊंगी, तुम उसे पानी पिला देना। रजिया और इकबाल इस बात पर हंसने लगते हैं। मुरादाबाद में रहने वाला इकबाल अपनी पत्नी रजिया और 2 बच्चों शामिया और रिजवान के साथ रहता था। 7 साल पहले उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों का एक खुशहाल परिवार था। इकबाल शहर के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। खास तौर पर उसके हाथों से बने कबाब उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई 5 प्लेट कबाब जल्दी से, एकदम गर्म चाहिए भाई। हाँ गर्मी मिलेंगे, पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई। पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको कबाब ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, हमें देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो कबाब ही। यहाँ बहुत ही अच्छे कबाब मिलते, पता है। वो नहीं खाए तो समझ ले तेरा इस शहर में आना बेकार ही रहा। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर कबाब नहीं छूटने चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये इकबाल के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर लोग सिर्फ उसी के हाथों से बने कबाब खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक अरमान को इकबाल की बिल्कुल कद्र नहीं थी। इकबाल, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? है बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया। वो भाईजान, ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। तो हाँ, तो तू चला रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट कबाब बना कर ला। ये सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। अरमान हमेशा से इकबाल से ऐसे ही बात किया करता था। दरअसल उसने बकरा खरीदने के लिए कुछ पैसे अरमान से उधार लिए थे, लेकिन वो अब तक उन्हें लौटा नहीं पाया था और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो अरमान का उधार चुका सके। तो बस इसीलिए वो मजबूर था। अरमान ने उधार के बदले उसे अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर भी इकबाल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद इसके कि इकबाल के कबाबों की वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अरे क्या हुआ भाई, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? है कहाँ है कबाब? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिलमिलाया अरमान एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में इकबाल को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। इकबाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में कबाब जिस सिगड़ी पर सिक रहे थे, जो टूटकर बिखर चुकी थी, और जलते हुए कोयले इकबाल के ऊपर आ गिरे थे। इकबाल बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया कमबख्तों, काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था। भाईजान, इकबाल भाई बेहोश है, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही करवाना होगा, क्या मुसीबत है। अरमान ने इकबाल को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इकबाल के इस तरह चले जाने से रजिया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख रजिया, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अलीगढ़ चली जा, यहाँ बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी, निकाह के बाद मायका बस कभी कभी जाने के लिए ही होता है, और अम्मी अब्बू पर बोझ बनकर मैं कब तक जी सकूंगी? अपने बच्चों की खातिर अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, इकबाल के साथ जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना, तो मैं दूंगा तुम्हें काम। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए कबाब बनाओगी। लेकिन मुझे तो कबाब बनाने आते ही नहीं, उन्हें तो हमेशा यही बनाते थे। मैं तो बस मसाले वगैरह तैयार करने में इनकी मदद कर दिया करती थी बस। मत भूलो,
कि अल्लाह ने औरतों के हाथों को खास नेमत से नवाजा है, और तुम तो इकबाल की बीवी हो। मुझे भरोसा है कोशिश करोगी तो जरूर इकबाल से भी बेहतर कबाब बना सकोगी। रजिया अरमान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, साथ ही ये भी जानती थी कि फिलहाल इकबाल के ना होने से अरमान का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि अरमान इतना रहमदिल हो रहा था, लेकिन सच ये भी था कि फिलहाल रजिया को भी काम की सख्त जरूरत थी। उसने अरमान की बात मान ली और उसके ढाबे पर काम करने लगी। अत्थु, ये एकदम बकवास है, इसमें तो बिल्कुल खुशबू ही नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ करना भाईजान, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो रजिया, ये कोशिश से काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल वैसे कबाब चाहिए जैसे इकबाल बनाता था, और वो भी कल तक, समझी? वरना अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना तुम। ये मेरा ढाबा है, कोई खैरात खाना नहीं है जो मुफ्त की तनख्वाह बांटता रहूं। अरमान की रहमदिली का मुखौटा उतरने लगा था, क्योंकि रजिया कई कोशिशों के बाद भी कबाब में वो स्वाद नहीं ला पा रही थी जिसके सब दीवाने थे। इकबाल ने एक दो बार घर पर उसके सामने कबाब बनाए थे, इसलिए वो तरीका तो जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये मसाले इन्हें बाहर धूप में रख दो क्या? अब्बू हर बार ऐसा ही करने को कहते थे ना। अरे हाँ, वो ऐसा ही करते थे और कहते भी थे कि मसालों को धूप दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। रजिया की परेशानी का हल बस इतना सा ही था। उसने कबाब में डाले जाने वाले सभी मसालों को अच्छे से धूप में सुखाया और फिर कबाब बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा और आखिरकार रजिया ने इकबाल जैसे कबाब बना ही लिए। अरमान का ढाबा एक बार फिर चल निकला। कुछ ही दिनों में पहले की तरह भीड़ जमा होने लगी, लेकिन फिर भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। भाईजान, रसोई बहुत छोटी है, एक खिड़की भी नहीं है जहाँ से धुआं निकल सके, और ये सिगड़ी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा कबाब बन सके। और हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी मेहनत के हिसाब से मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्या? एक मिनट, तेरा दिमाग तो ठीक है रजिया? हैं? तुझे पता भी है तो किसके सामने इतना मुंह चला रही है? लगता है इकबाल ने कभी तुझे मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया। देख, मेरी बात सुन, जो है जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं कहीं और काम देख लूं। वैसे मुझे भी अब यही सही लगता है। आप मेरा हिसाब कर दीजिए और अपने लिए कोई नया खानसामा भी ढूंढ लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत! भूल गई मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने की बात कर रही है। मत भूल कि तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा, और इसीलिए तुझे भी इकबाल की तरह मेरे यहाँ पर काम करते रहना होगा, और वो भी मेरी शर्तों पर, समझी? नहीं, अब समझना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा। मेरे शौहर बहुत सीधे आदमी थे और इसीलिए तुम हमेशा उनका फायदा उठाते रहे, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि असल में तुम ही उनकी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने वो टूटी सिगड़ी सही वक्त पर बदलवा दी होती तो मेरे शौहर आज जिंदा होते। तो बात ये है कि तुम्हारा कर्जा तो गया भाड़ में। अगर सीधी तरह से मेरे बकाये पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, समझे? रजिया के तेवर भी अलग थे और हालात भी। असल में उसने पहले से ही सब सोच रखा था। इकबाल ने हमेशा खुद को अरमान के एहसानों तले दबाए रखा, लेकिन रजिया वो अब आजाद थी। उसे बहुत कुछ करना था, कबाब के उसी स्वाद के दम पर जिन्हें अब उनकी असली पहचान मिलने वाली थी। अब रजिया का काम बहुत अच्छा चलता था। उसने दिन दुगनी रात चौगुनी तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बकरीद का दिन आ गया। रजिया ने अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े और तोहफे दिए। साथ ही इकबाल को याद करते हुए बकरे की कुर्बानी उन्होंने दी। फिर खुशी खुशी